हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं टाइगर नागेश्वर राव। और ये मूवी आप लोगों को बहुत पसंद आई है क्योंकि ये मूवी रियल बेस स्टोरी पे आधारित है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें कुछ बड़े ऑफिसर आईपी राजवेंद्र सिंह राजपूत एक इमरजेंसी मीटिंग रखते हैं और ये मीटिंग टाइगर नागेश्वर राव के बारे में था। और वहाँ के डीएसपी विश्वनाथ शास्त्री जी भी हैं और वो टाइगर नागेश्वर राव को बताते हैं कि ये उससे बड़ा कोई चोर और इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो चोरी करने से पहले एक बार पुलिस को चैलेंज करता है। यहाँ तक कि पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है और उसका चेहरा कभी देख नहीं पाई है। तभी ये स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे शास्त्री को हम देखते हैं उसे एक टेलीफोन आता है और वो फ़ोन कोई और नहीं बल्कि टाइगर नागेश्वर ने किया था, जो कि वो चैलेंज देता है कि वो एक स्टेशन से मालगाड़ी आने वाली ट्रेन को लूटेगा, अगर हिम्मत हो तो बचा लो। और ये सुनते ही जेएसपी शास्त्री पूरी पुलिस टीम को अलर्ट कर देते हैं और हर जगह बता देते हैं कि टाइगर नागेश्वर राव चोरी करने वाला है। इसी तरह सारी पुलिस चौकन्ने हो जाती है और हर एक स्टेशन में पहुंच जाती है। लेकिन टाइगर नागेश्वर राव तो पुल के नीचे था और उसके साथी भी वहीं पे करते, जिससे ट्रेन आती है और वो आसानी से वहां से चोरी कर लेता है और चोरी करके सीधा सारा माल एक नाव में गिरा देता है और उसके साथ ही सीधा नाव में कूद जाते हैं। लेकिन बाद में पुलिस वाले टाइगर नागेश्वर राव को पकड़ लेती है और पूरे शहर में अलर्ट हो जाता है कि टाइगर नागेश्वर राव पकड़ा गया और इसीलिए पूरी स्टेशन में भीड़ हो जाती है उसे देखने के लिए। बाद में डीएसपी शास्त्री देखते हैं कि जो पुलिस टाइगर को पकड़ी थी वो तो बेहोश पड़े हुए हैं और बंधे हुए हैं। और फिर हम देखते हैं टाइगर नागेश्वर राव कुली बनकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर सीन प्रेजेंट में आती है। अब जहाँ मीटिंग हुई थी वहाँ का सीन होता है और वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि सर, मैंने नागेश्वर राव की सारी क्रिमिनल की जो फाइल थी वो मैंने निकाल दी। तभी राजपूत सर आके वहाँ देखते हैं और कहते हैं कि इतना सारा फाइल नागेश्वर राव की है और वो कब से इतना सारा क्रिमिनल करने लग गया है। तभी शास्त्री सर बताते हैं कि वो छोटी सी उम्र से कर रहा है। तभी स्टोरी वो बताते हैं, वो भी पास्ट में जाती है ये सीन। और सीन में देखने को मिलता है कि नागेश्वर राव के पिता और उसके कुछ साथी एक जमींदारी से अपना पैसा मांग रहे थे मेहनत का, लेकिन वो जमींदार बहुत खूंखार होता है, निर्दयी होता है, उनका पैसा नहीं देता है। और फिर नागेश्वर राव के पिता और उसके साथी वहाँ चले जाते हैं, लेकिन नागेश्वर राव के पिता कहते हैं कि हमारे गांव वाले भूखे मर रहे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी उन्हें सूझ आता है और फिर नागेश्वर राव के पिताजी और अपने बेटों के साथ उसके घर में चोरी करते हैं, जमींदार के घर में। और फिर चोरी करके जैसे बाहर आते जमींदार के घर वाले उन्हें पकड़ लेते हैं पीछे से और फिर उसका चेहरा देखकर गांव वालों को भी बहुत सताते हैं, उसे भी मारते हैं। और ये अत्याचार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, इसलिए नागेश्वर राव कहता है कि क्यों ना आपका गला काट दिया जाए, जिससे छुट्टी मिल जाएगी। फिर ऐसा ही कुछ होता है और फिर सीन फिर प्रेजेंट में आ जाती है। और फिर राजपूत सर कहानी सुनकर बहुत बौखला गए और वो कहते हैं कि कैसा निर्दयी इंसान है नागेश्वर। इन शास्त्री सर बताते हैं कि अभी नागेश्वर के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले एस्ट्रोपुरम के बारे में जानना होगा। फिर हमें एस्ट्रोपुरम में सीन में दिखाते हैं जहाँ पे वहाँ पे कुछ लोग जंगल में रह रहे थे और जानवरों का मर्डर कर रहे थे और फिर वहाँ पे खा के वहीं पे बह रहे थे और इंसानों को भी देखते वहाँ पे मार देते हैं। और उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि और इन सब का लीडर था गज्जाला प्रसाद। हम गज्जाला प्रसाद को देखते हैं जो कि उसकी टीमें कई सारे अंडर में काम करती हैं और वो उसकी टीमें बहुत खूंखार थी। वो क्रिमिनल से लेके ड्रग सप्लाई और इलीगल काम करने में माहिर होते हैं और इन सबको ट्रेनिंग रेगुलर देता है गज्जाला प्रसाद। एक बार गज्जाला प्रसाद अपनी टीमों को कुछ चैलेंज देता है, कोई भी उनमें से कोई सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन नागेश्वर राव सॉल्व कर देता है। तभी से उसकी ट्रेनिंग वहाँ से शुरू हो जाती है गज्जाला प्रसाद से और वो गज्जाला प्रसाद के पास रहता है 14 साल की उम्र तक। और फिर ट्रेनिंग शुरू होने से पहले सभी लोगों को गधे का खून पिलाते हैं ताकि कोई थके ना। और ट्रेनिंग शुरू होने से पहले उन्हें जानबूझ के थकाया जाता था। अगर वो सीधे साधे बैठ गए, आराम करने के लिए बैठ गए, तो उनकी जान भी जा सकती थी। फिर हम एस्ट्रोपुरम में देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग बोली लगा रहे थे अपने अपने इलाके का। बोली में अपने अपने इलाके की लगाते हैं और वहाँ का लीडर होता है एमएलए, जमींदार और वहाँ का लीडर। और जो लोग बोली जीतते हैं, जिनकी टीम जीतते हैं, वहाँ के इलाके में सिर्फ उन्हीं का लीडर वहाँ पे चोरी करेगा और कोई नहीं कर सकता है। फिर हम देखते हैं नागेश्वर राव तो बड़ा तो हो गया, लेकिन अब भी वो अपने लीडर के अंदर में रह रहा था और वो अपने साथियों से कह रहा था एक दिन वो भी लीडर बनेगा और उन तीनों लीडर के बाद चौथी कुर्सी सिर्फ उसी की होगी, नागेश्वर राव की। तभी वहाँ पे एक सेठ आता है और जमींदार से कहता है कि साहब जी, मेरा एक माल पुलिस से कस्टडी से निकलवा दो, बाकी 20% मैं आपको दूंगा। अभी जमींदार का छोटा भाई बोलता है कि हम क्या, कोई भी पुलिस के कस्टडी से तुम्हारा माल कोई नहीं निकलवा सकता है, चाहे तुम 20% दो या 40% दो। तभी पीछे से नागेश्वर राव बोलता है कि मैं निकाल के लाऊंगा, लेकिन
मेरा शर्त है कि मुझे 50% चाहिए। तभी जमींदार हंसता और कहता है कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। तभी नागेश्वर राव कहता है कि मैं लेके आऊंगा। तभी जमींदार चैलेंज करता है कि अगर तू लेके आ गया तो जो तू कहेगा मैं वो करूंगा, और अगर तू ऐसा करके नहीं आया तो तुझे मेरी मौत पीनी पड़ेगी। चैलेंज नागेश्वर राव एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बदले में वो भी चैलेंज देता है कि कहता है कि अगर मैं 50% लूंगा ही लूंगा, लेकिन चौथी कुर्सी मेरी होगी, मतलब लीडरशिप का चौथा नाम उसका भी होना चाहिए। सारी शर्तें मंजूर हो गई। तभी नागेश्वर राव चला जाता है अपने काम के लिए और फिर सब लोग कुर्सी लगाकर बैठे कि आज तो नागेश्वर राव की बहुत बुरी हाल होने वाले हैं। लेकिन हम उल्टा देखते हैं कि सेफ एंड सुरक्षित के साथ नागेश्वर राव उनका माल लेके आ जाता है और शर्त के मुताबिक उसे 50% दे देते हैं और उसे चौथी कुर्सी भी दे देते हैं। फिर लीडर लोग पूछते तुमने ऐसे किया क्या था? वो बताता है कि पहले तो वो खुद गया पुलिस स्टेशन में आग लगाया था, फिर फायरमैन बन के आग बुझाने लग गया, तभी से वहाँ से आसानी से चोरी कर लिया और तुम्हारे सामने बैठा हूँ। ऐसा वो स्टोरी बताता है। फिर नागेश्वर राव धीरे धीरे पावर में आने लग गया और कुछ दिन ऐसे बीत गया और कई सारे इलीगल कस्टडी काम करने लग गया। एक दिन वो जेल जा रहा था, मतलब अपने भाई को छुड़ाने, क्योंकि उसका वेल आज रिहा होके आने वाला था। लेकिन तब रास्ते में उसे एक वेश्या मिलती है, उसके साथ वो फ्लर्ट करता है, बातें करता है, फिर वो बाद में उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। लेकिन वेश्या के गंदे हरकतों से वो नहीं मानते, लेकिन नागेश्वर राव गुस्सा हो जाता है, उसे ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन कुछ नहीं करने पर तो नागेश्वर राव बाद में उसे बहुत तगड़ा से मार देता है। फिर वहाँ पे एक एनकाउंटर पुलिस वाले की एंट्री होती है, जो कि वो स्पेशलिस्ट एनकाउंटर ही था। उसने कई सारे एनकाउंटर भी किए थे और उन दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट एक्शन होता है। फिर नागेश्वर राव इतने गुस्से में था कि उसका मार के एक आँख फोड़ देता है। फिर उसके दोस्त उसे छुड़ा ले जाते हैं और मामला यहाँ सुलझ जाता है। हम शाम को देखते हैं खाना खाते वक्त अपने बड़े भाई से कहता है कि ये छोटी मोटी चोरी करके हम कब तक जिएंगे, हमें बार बार चोरी करते हुए अच्छा नहीं लगता, हम कोई बड़ा चोरी करते हैं जिससे हमारा जीवन गुजर जाए। तभी उसका बड़ा भाई कहता है कि मैंने जेल के जरिए सुना है कि यहाँ पे 300 किलो सोना आने वाला है और उसे हम लूट कर हमारी ज़िंदगी बहुत हसीन और खूबसूरत हो जाएगी। तभी वो लोग प्लानिंग करते हैं और सबसे पहले वो बंदूक का इंतजाम करते हैं। तो नागेश्वर राव भी बंदूक लेना, लेकिन जब वो बंदूक लेने जाता है तभी वहाँ पे एक सारा नाम की लड़की उससे टकरा जाती है और फिर नागेश्वर राव उस पर फ्लर्ट करता है, लेकिन सारा जो है उसे जरा सा भी भाव नहीं देती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं स्टूडेंट लोगों का डिमांड वहाँ एक तम्बाकू की एक फैक्ट्री लग जाए और उनकी डिमांड वो पूरी कर देता है। सारा जो है कॉलेज जा रही थी। हमें पता चलता कि सारा की शादी तय हो चुकी थी, उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन नागेश्वर राव ने उसके घर के दहेज का पैसा चुरा लिया था, इसलिए लड़की वाले को दहेज का पैसा ना मिलने का उसके घर वाले से शादी तोड़ लिए थे, जिससे सारा फिर से कॉलेज जाने लग गई थी। तभी उनका दोस्त कहता है कि देख भाई नागेश्वर, तू उसे सच्चाई मत बताइए, ना तेरे से वो ना प्यार करेगी ना तेरे से बोलेगी। लेकिन नागेश्वर बाद में उसे सच बता देता है सारा से, और सारा ही सारी कहानी सुनकर उसे मारती है। नागेश्वर जो है उसे पूरी स्टोरी बता देता है और कहता है कि मैं ही तुम्हारे घर से पैसा चुराया था, लेकिन सारा गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और पैसे लेके चली जाती है। लेकिन वो बाद में कहता है कि मैंने चोरी इसलिए की ताकि मैं तुम्हें खो ना पाऊँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और तुमसे मैं प्यार करूँगा। फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। फिर हमें पता चल जाता है कि सारा उसे कहीं ना कहीं प्यार करने लग गई थी। फिर एक दिन जमींदार का भाई काशी आता है और सारा के पिता से मिलता है और सारा के पिताजी कुछ पैसे उधार लिए थे उससे, जो कि वसूल करने के लिए वो सारा के घर पहुँच गया। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि मैं आपको पैसे और कुछ दिन में लौटा दूंगा, अभी आप मुझे कुछ दिन का और टाइम दे। लेकिन काशी गुस्सा हो जाता है और उसकी बेटी को देखकर कहता है कि मैं इसे ले जा रहा हूँ, पैसे हो जाएं तो अपनी बेटी को लेके चले जाना। लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है नागेश्वर राव की और उसके ऊपर बंदूक तान लेता है और उन लोगों की बहुत धुनाई करता है। लेकिन काशी का दोस्त उसे नागेश्वर के हाथ ना पिटने के कारण उसे वहाँ से लेके चला जाता है और कहता है कि नागेश्वर को हम बाद में देख लेंगे। तभी नागेश्वर वहाँ अनाउंस करता है कि एस्ट्रोप्रन की जितना भी ऑल टैक्सेस आएगी अब मेरे खाते में आएंगी। अब सारा जो है नागेश्वर की वीरता और साहस देखकर उससे कहीं ना कहीं और प्यार करने लग गई थी। तो गाइस ये पार्ट ए है। पार्ट बी की स्टोरी मैं आपको कल दे दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए पार्ट में बनाना पड़ रहा है। सो गाइस आप मेरा ये नया चैनल है, पुराना चैनल मेरा टर्मिनेट हो गया। सो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इस पर सपोर्ट करें और स्टोरी जरा सा भी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए गाइस। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन गाइस, बाय बाय।